हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद संदीप सर में। आप लोग जानते हो कि मैं ये फिजिक्स क्लास टेंथ की जो फिजिक्स है उसका पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। पार्ट फर्स्ट के बारे में मैंने कल डिस्कस किया था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज मैं क्या करूँगा, जो मैंने कल आपको जो पॉइंट बताए थे उस पर आज रिकॉल करने के बाद में थोड़ा हम आपको टॉपिक आगे भी पढ़ाएंगे। तो मैंने जो कल पढ़ाया था, जो चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें से मैंने सबसे पहले बताया था प्रकाश क्या होता है, और प्रकाश के बारे में मैंने सब कुछ डिस्कस भी किया था। जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश के बारे में, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, जिससे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं मैंने बताया था, वस्तुएं कितनी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है दीप्त वस्तु, एक होती है प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाशित होकर हमें दिखाई देती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सूर्य, तारे, ऐसी जो वस्तुएं होती हैं, जलता हुआ बल्ब, ये वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होकर हमें दिखाई देती हैं, वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, वो जैसे ये मार्कर ही मान लो, डस्टर, बोर्ड, या मतलब कुर्सी, मेज, ये सभी कैसी हो जाती हैं? आपकी प्रदीप्त वस्तुएं हो जाती हैं। अब बात ये आती है कि ये वस्तुएं दिखाई हमें कैसे देती हैं? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होकर वापस हमारी आंख पर पहुंचती है, रेटिना पर पहुंचती है, जाके वहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है वस्तु का। जब टकराकर वापस हमारी आंख पर पड़ती है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यही कारण है कि अंधेरे में वस्तुएं हमें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? वहाँ पर कोई भी प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख पर नहीं पड़ता है, इसलिए हमें वस्तु कोई भी दिखाई नहीं देती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था प्रकाश के गुण। फर्स्ट नंबर, प्रकाश का गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। इस तरीके से जिगजॉग, ये इस तरीके से नहीं चलता है। अगर प्रकाश इस तरीके से चलता होता तो वृक्ष के नीचे हमें छाया प्राप्त नहीं होती, तो वहाँ पर भी धूप होती। किसी व्यक्ति के छाता लगाने पर भी वहाँ पे उसे धूप का अनुभव होता, धूप लगती उसे। दूसरा पॉइंट, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इन्हीं के बीच में दृश्य प्रकाश की किरण होती है। उसके बाद प्रकाश, तीसरा पॉइंट हमारा, प्रकाश की जो किरण की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और चौथा पॉइंट हमारा लिखवाया था, प्रकाश की किरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों की समान चलती हैं। पांचवा पॉइंट हमारा था कि प्रकाश की किरण चलो यहाँ पे देखते हैं। प्रकाश की किरण पांचवा हमारा पॉइंट था कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में तो गमन कर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये हमारा पांचवा पॉइंट था। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। आपको सिंपली वे में मैंने बताया था, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाती है और किसी वस्तु के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बस सिंपली वे में प्रकाश की किरण गई और उस किसी पृष्ठ से टकराकर वापस आई उसी माध्यम में, तो ये परावर्तन की घटना होती है। अब हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है। ये मैंने कल बताया था आपको। प्रकाश का परावर्तन उस तल की प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे वो टकराती है। अगर जो पृष्ठ जितना चिकना होगा, प्रकाश की परावर्तन की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर और प्रकाश के परावर्तन के अनुसार जो प्रकाश की किरण किसी प्लेट से टकराती है, जो प्रकाश की किरण जाती है टकराने के लिए, उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण।
और टकराकर जो वापस किरण लौट के आती है उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। आइए इसमें सीखते हैं और एक बार। ये आपकी समतल प्लेट है, समतल प्लेट है, और इसकी एक जो प्लेट है इसके ऊपर कढ़ाई की गई है, और एक नीचे वाला जो आपका तल है जो उसे बोलते हैं परावर्तक तल। जहाँ पर आपतित किरण टकराकर वापस लौटती है उसी माध्यम में उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है परावर्तक तल पर। आपतन बिंदु पर परावर्तक तल पर जो लंब डाला जाता है उसे बोलते हैं अभिलंब। अगर आप लोगों से कोई व्यक्ति ये पूछ दे कि आपतन बिंदु क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप लोग ये बताओगे क्योंकि प्रकाश की किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराकर वापस लौटती है उस बिंदु को हम बोलते हैं परावर्तक, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। उसके बाद आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि अभिलंब क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं अभिलंब क्या होता है कि आपतन बिंदु पर परावर्तक तल पर, आपतन बिंदु पर परावर्तक तल पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आपतन बिंदु पर परावर्तक तल पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। इसके बाद में हम आप लोगों को आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे। आज के लिए आपकी हेडिंग रहेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं हम परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम आपके कितने हैं आप सभी लोग लिखोगे। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे परावर्तन के 2 नियम हैं। नंबर 1 यानी प्रथम नियम, आपका जो प्रथम नियम है वो नियम आपका इससे रिलेटेड है, समतल दर्पण से रिलेटेड है। ये हम क्या यहाँ पे कहेंगे प्रथम नियम में, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। दोबारा से सुन लीजिएगा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका प्रथम नियम है। द्वितीय नियम आपका है, आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे। द्वितीय नियम ये यहाँ पे होता है कोण आई इक्वल कोण आर। इसका मतलब होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरे नियम की भाषा लिखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये आप लोग डाउट में नहीं होगा, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। और ये जो नियम है, ये जो नियम गोली दर्पण पर ही लागू नहीं होते हैं, ये गोली दर्पण और समतल दर्पण दोनों पर लागू होते हैं। ये ध्यान रखना, ये नियम दोनों पर लागू होते हैं, समतल दर्पण हो चाहे गोली दर्पण हो, दोनों पर। अब आप लोगों के मन में डाउट ये चल रहा होगा कि समतल दर्पण क्या होता है। आप लोग डेली यूज करते हो समतल दर्पण को। समतल दर्पण आपका जो डेली जिससे मतलब शीशा उसे बोलते हैं, घर पे सभी के लगा होगा, वो आपका समतल दर्पण होता है। और यहाँ पर लिखेंगे, अब हम हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि आप लोग क्या करोगे। समतल दर्पण के बारे में यहाँ पर लिखोगे, लिखो लिखो सभी लोग, तो सभी लोग लिखोगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो उस नियम में सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट ये डालेंगे हम, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है हमेशा। लिखेंगे यहाँ पर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
वस्तु की लंबाई के बराबर होता है, वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। फर्स्ट पॉइंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपकी टेंथ एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन क्लासेस के लिए भी। सेकंड पॉइंट आपका है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सभी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण के ये पीछे बनता है। फोर्थ आपका पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। फोर्थ पॉइंट आपका है, वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी होगी, प्रतिबिंब उतना ही दूर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, जितनी दूर पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होगी, प्रतिबिंब उतना ही पीछे दर्पण के पीछे उतनी ही दूर बनेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के आगे आपका होगा, समतल दर्पण में वस्तु का जो दायां भाग प्रतिबिंब का बाएं भाग के समान होता है। जो वस्तु का दायां भाग होगा वो प्रतिबिंब का बायां भाग होगा, और जो प्रतिबिंब का बायां भाग होगा वस्तु का दायां भाग होगा। जस्ट अपोजिट हो जाते हैं ये सभी दोनों। आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। आज सभी लोग क्या करेंगे, आप जिससे शीशे में जो मान काटते हैं उससे आप देखोगे कि जो आपका लेफ्ट वो राइट हो जाएगा, राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी दर्पण, ये समतल दर्पण से संबंधित। आप लोग सभी लोग इसका रिवाइज करेंगे, और ये बहुत अच्छे ये क्वेश्चंस जो होते हैं यही कंपटीशन लेवल के लिए होते हैं, मतलब ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं वो, इससे बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आप किसी के लिए अवेलेबल ना हो जाओ। ठीक है, कोई भी आपका पॉइंट 100% आपको क्लियर करवा देंगे फिजिक्स। ठीक है, बस आप लोग भरोसा रखें और हमारे साथ चलते रहें। इसके बाद में आपका आता है गोली दर्पण। गोली दर्पण के बारे में हम आप लोगों को बता देंगे कि गोली दर्पण क्या होता है। इसकी पूरी डेफिनेशन सहित कल हम आप इस पर चर्चा करेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा गोली दर्पण, तो टॉपिक हमारा ये गोली दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, ये इस सभी की डिस्कस हम कल करेंगे, कल वाले वीडियो में। उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कुछ पॉइंट और यहाँ पे लिख लेते हैं कि दर्पण, इसमें हम देख लेते हैं कि दर्पण की बात आई, दर्पण होता क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, दर्पण की डेफिनेशन लिखेंगे कि दर्पण की डेफिनेशन क्या होती है। तो दर्पण की डेफिनेशन ये होती है, पहले तो हम समझ लेते हैं दर्पण होता क्या है। कोई अगर वस्तु हो, उसके एक भाग पर कलई कर दी जाए और दूसरे भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता रहे, तो ऐसी जो वस्तु होती है वो दर्पण की भांति व्यवहार करती है। उसी को परिभाषा में लिखेंगे, जब किसी तल पर कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है तो वह दर्पण कहलाता है। ठीक है, जब किसी तल पर कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है दर्पण कहलाता है। जैसे समतल जैसे कलई की गई कांच की समतल प्लेट, कलई की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है।
जैसे कढ़ाई की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो आपने देखा होगा जो घर में हमारा जो शीशा होता है उसके एक ओर पर कलई होती है, वो कलई आपकी नाम मात्र की कलई नहीं होती है, उस पर लेड ऑक्साइड चांदी से लेप कर दिया जाता है, लेड ऑक्साइड लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कलई की जाती है। ठीक है, तो हम कल के लिए क्या चर्चा करेंगे, कल के लिए आपका पॉइंट होगा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कल हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आप सभी लोग क्या करोगे, वीडियो को देखोगे और इन्जॉय से पढ़ाई करोगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है आगे की क्लास पढ़ाने का। मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं तो आगे की क्लास बनाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो उस पर शेयर करो, आपके फ्रेंड्स हो उन्हें बताओ। और जो मतलब आपको शेयर करने से क्या होगा, आपको शेयर करने से कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है, आपके 1 सेकंड का खेल है, शेयर कर दोगे। ठीक है, और हम जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से नंबर ला सको। ठीक है, हमसे कुछ भी आपको फ़ायदा हो हम देना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।